हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं होल्टर ईसीजी के बारे में। इसके पहले हमने बात की थी रेस्टिंग ईसीजी के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज की जाती थी। और सेकंड मैंने बात की थी एक्सरसाइज ईसीजी के बारे में। रेस्टिंग ईसीजी क्या रहता था, उसको एक स्टैंडर्ड ईसीजी मानते थे, केवल रेस्टिंग पोजीशन में ही उसको लिया जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था। लेकिन जो एक्सरसाइज ईसीजी थी उसको हम टीएमटी ईसीजी भी कहते थे। उसमें क्या करते थे, पेशेंट को एक्सरसाइज करवाने के दौरान वहाँ पे उसको रिकॉर्ड किया जाता था। ठीक है, तो दोनों में यही मेजर डिफरेंस था। अब हम तीसरी बात करने वाले हैं होल्टर ईसीजी के बारे में, जिसको हम होल्टर मॉनिटरिंग या फिर एम्बुलेटरी ईसीजी भी कहते हैं। ठीक है, तो एम्बुलेटरी ईसीजी भी कहते हैं क्योंकि मेनली जो एम्बुलेटरी ईसीजी का मतलब हो गया, इसको एम्बुलेटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्बुलेटरी ईसीजी के बारे में बात करते हैं। होल्टर ईसीजी इज अ कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग ऑफ द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फॉर 24 to 48 आवर्स और लॉन्ग while the patient perform normal daily activities। तो मेनली जो होल्टर ईसीजी थी, एक पोर्टेबल एम्बुलेटरी ईसीजी मॉनिटरिंग सिस्टम इसको मान सकते हैं। इसमें क्या रहता था, पेशेंट की जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता था उसको एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, अप्रॉक्स वही कह सकते हैं 12 आवर या 24 आवर के लिए उनको कंटिन्यूसली रिकॉर्ड किया जाता था। ठीक है, तो नॉर्मल जो ईसीजी होता है यूजुअली उसको क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए 4 to 5 मिनट में ही उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसका। जबकि जो होल्टर मॉनिटरिंग ईसीजी रहती है, इसमें क्या करते हैं, वहाँ पे हार्ट की एक्टिविटी को मैंने बताया 24 आवर या फिर 48 आवर तक उसको हम, या फिर उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि जो स्टैंडर्ड ईसीजी थी वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे यूज की जाती थी। ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज भी की जाती है। और होल्टर ईसीजी एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसको मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, 24 आवर के लिए मोस्टली इसको मॉनिटर किया जाता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। अगर अब दोनों में डिफरेंस है कि अगर कोई एबनॉर्मलिटी केवल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आती है, ठीक है, कभी कभी आती है, तो क्या होगा, वहाँ पे जो शॉर्ट रेस्टिंग ईसीजी रहेगा वो क्या करेगा, उसमें वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होंगी। लेकिन होल्टर मॉनिटरिंग क्या रहता है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 24 आवर के लिए रिकॉर्ड की जाती है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे जो इंटरमिटेंट या फिर जो एपिसोडिक एबनॉर्मलिटीज़ होंगी उनको भी क्या कर सकती है, कैप्चर कर सकती है। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस रहता है कि वहाँ पे क्या होगा, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होने के कारण अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ किसी भी टाइम होती है तो उसको वो कैप्चर कर सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है, उसको टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही कैप्चर किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस रहता है। जैसे कि मान लिया कोई पेशेंट है जिसमें कोई एबनॉर्मल हार्ट बीट केवल मान लिया 2:15 PM पे ही आती है, 2 मिनट के लिए होती है। तो अगर उसको हम रूटीन ईसीजी करते हैं तो उसमें क्या होगा, मान लिया उसको हम सुबह के टाइम करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होगी, वो ईसीजी क्या होगी, नॉर्मल शो होगी। लेकिन होल्टर ईसीजी में क्या रहता है, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने बताया 24 आवर के लिए करते हैं। तो जैसे ही टाइम वहाँ पे कह सकते हैं 2:15 होगा, उस समय वहाँ पे वो टाइम भी वहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो उस समय जो एबनॉर्मलिटीज़ होंगी उसको भी वो उसमें कैप्चर हो जाएगी। तो मेजर एडवांटेज इसका यही है कि अगर वहाँ पे एपिसोडिक कोई हार्ट में एबनॉर्मलिटीज़ होती है तो उसको भी वहाँ पे डिटेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि जो हार्ट मेनली होता क्या है, इसमें हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी वो केवल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं, इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हार्ट क्या होगा, केवल मैकेनिकल पंप नहीं करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन के इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल्ड होता है। तो इलेक्ट्रिकल मैंने बताया भी था कि क्या होता है, जो एसए नोड होता है वो इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है। अब जब इम्पल्स को जनरेट करेगा तो फिर क्या होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा। इसके बाद कहाँ पे वेव आएंगी, एवी नोड्स के पास जाएंगी इम्पल्सेज। वो क्या करेगा, सीधे बंडल ऑफ हीज के थ्रू वहाँ पे परकिंजी फाइबर को भेजती है इम्पल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बाद वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होगा।
ठीक है। तो ये मेनली प्रोसेस होता है। तो होल्टर इलेक्ट्रोड्स क्या करेगा, जो यहाँ पे कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उसको डिटेक्ट करेगा और उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। तो इसीलिए होल्टर क्या रहेगा, प्राइमरी फोकस वहाँ पे हार्ट की रिदम्स और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करने पे होता है। और 24 to 48 आवर के लिए इसलिए यहाँ पे ड्यूरेशन इतना लिया जाता है जिससे क्या हो, वहाँ पे सारी चीज़ें जो एपिसोडिक वहाँ पे अबनॉर्मलिटीज़ होंगी उनको भी वहाँ पे रिकॉर्ड कर सके। क्योंकि जो रूटीन ईसीजी होगी जनरली क्या करेगी, कुछ मिनट के लिए वहाँ रिकॉर्ड करेगी, और ये क्या करती है 24 to 48 आवर। तो इससे कभी कभी क्या रहता है, इससे भी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए भी इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो वही की अबनॉर्मलिटीज़ अगर कुछ प्रेजेंट हैं, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती हैं। अगर बाद में फिर से अपीयर हो जाएंगी, तो अगर ईसीजी एग्जैक्टली अबनॉर्मल एपिसोड का टाइम वहाँ पे नहीं पता है तो क्या होगा, वहाँ पे अबनॉर्मलिटीज़ मिस हो सकती हैं। तो क्या करेंगे, वहाँ पे जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मॉनिटर करेंगे तो उसमें क्या होगा, सारी जो भी अबनॉर्मलिटीज़ होंगी, चाहे वो एपिसोडिक अबनॉर्मलिटीज़ हों, तो वो भी वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, व्हाइल द पेशेंट परफॉर्म नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे फेज का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो पेशेंट को मॉनिटरिंग के दौरान वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल बेड पे ही रहना पड़ेगा, वो अपनी यूजुअल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी कर सकता है। ठीक है। नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वॉकिंग हो गया, ईटिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, ये सारी एक्टिविटी वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ कर सकता है। ठीक है। इससे क्या होगा, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी उसको वहाँ पे रियल लाइफ कंडीशन में ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इसका सबसे बड़ा क्लिनिकल इम्पोर्टेंस यही है कि वहाँ पे कुछ रिदम अगर एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं तो पर्टिकुलर सिचुएशन में वो ट्रिगर हो सकती हैं। ठीक है। जैसे वॉकिंग के दौरान क्या होगा, हार्ट रेट वहाँ पे बढ़ जाना। ठीक है। इमोशनल स्ट्रेस की कंडीशन में वहाँ पे जो हमारा सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। स्लीप के टाइम ऑटोनॉमिक चेंजेस होते हैं। ठीक है। रूटीन एक्टिविटी में भी जो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन होता है, तो ये सारी जो डिफरेंसेस होंगे, डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, वो वहाँ पे जो कार्डियक रिदम्स होंगी उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है। तो ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो रूटीन ईसीजी होगी वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिकॉर्ड करती है। तो अगर वहाँ पे पेशेंट को रेस्ट के टाइम पे करते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई अबनॉर्मलिटीज़ किसी मूवमेंट पे होती हैं तो वो अपसेंट हो जाएंगी, वहाँ पे वो पता नहीं चलेंगी। ठीक है। तो उसमें ईसीजी नॉर्मल आती है। लेकिन होल्टर ईसीजी क्या करते हैं, वहाँ पे ईसीजी को जो इलेक्ट्रोड्स होंगे उनको अटैच कर दिया जाता है, पोर्टेबल रिकॉर्ड किया जाता है। तो 24 to 48 आवर या उससे भी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसमें पेशेंट जो पर्सन होगा वो नॉर्मल अपनी डेली एक्टिविटी भी कर सकता है, और वहाँ पे कंटिन्यूसली ईसीजी रिकॉर्डिंग भी होती रहती है। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे इंटरमिनेंट ईसीजी अबनॉर्मलिटीज़ होंगी वो भी उसमें कैप्चर हो जाएंगी और वहाँ पे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब बात करते हैं होल्टर ईसीजी को हम एम्बुलेटरी ईसीजी क्यों कहते हैं। तो एम्बुलेटरी का मतलब ही होता है चलने फिरने वाला, या फिर मोबाइल कह सकते हैं, क्योंकि पेशेंट यहाँ पे ईसीजी मशीन से परमानेंटली अटैच नहीं होता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि अटैच होकर वहाँ पे बेड पे ही ईसीजी हो रही है कंटिन्यूस। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या करेंगे, एक स्मॉल पोर्टेबल जो रिकॉर्डर रहता है वो कैरी करता है, और वहाँ पे डेली एक्टिविटी वहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। तो इससे जो होल्टर मॉनिटरिंग होगी या फिर एम्बुलेटरी ईसीजी, इसीलिए इसको कहा जाता है कि वहाँ पे जैसे एम्बुलेंस होगा, एम्बुलेंस से लिया गया, वहाँ पे मोबाइल होता है। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे मोबाइल रहेगा, पेशेंट मूवमेंट भी कर सकता है वहाँ पे सारी जो ईसीजी की होगी उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी होती रहती हैं। ठीक है। अब हम इसके प्रोसीजर की बात करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले अ पोर्टेबल ईसीजी रिकॉर्डर इज अटैच टू द पेशेंट। तो सबसे पहले कैसे करते हैं, सबसे पहले पेशेंट के चेस्ट पे क्या करेंगे, ईसीजी इलेक्ट्रोड लगाएंगे। ये इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करेंगे। फिर जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोड्स को एक स्मॉल पोर्टेबल ईसीजी रिकॉर्डर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। ये रिकॉर्डर क्या करता है, पेशेंट साथ में कैरी करता है, और यहाँ पे जो डेली वहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही हैं हार्ट की, वो भी वहाँ पे रिकॉर्ड हो रही हैं। ठीक है। तो ईसीजी इलेक्ट्रोड सिग्नल्स को वहाँ पे डिटेक्ट करेगा, और वायर सिग्नल्स के थ्रू वहाँ पे पोर्टेबल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता चला जाएगा। और रिकॉर्डर क्या करेगा, ईसीजी के डाटा को वहाँ पे स्टोर कर लेगा। तो मेनली इसका पर्पज़ यही रहता है
पोर्टेबल रिकॉर्डर का कि जो वहाँ पे पेशेंट की जो एक्टिविटी हो रही हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कंटिन्यू वहाँ पे रिकॉर्ड होती रहें, ठीक है। और वहाँ पे पेशेंट जब मूव कर रहा होता है तो जो नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है उसमें जो हार्ट में चेंजेस होते हैं, हार्ट की जो जैसे रिदम्स हो गया, उसकी ब्रीथ कह सकते हैं, उसकी हार्ट बीट हो गए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड होती रहती हैं। इसके अलावा द पेशेंट कैरीज आउट रूटीन एक्टिविटीज़, तो रिकॉर्डर अटैच होने के बाद भी पेशेंट क्या करेगा, अपनी नॉर्मल जो डेली एक्टिविटीज़ होता है वो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। और वहाँ पे जो भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होंगी, स्लीपिंग, ईटिंग, सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड वो कर सकता है। और पेशेंट को केवल वहाँ पे यहाँ पे बेड पे डायरेक्टली अटैच नहीं रहना पड़ता, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी भी करता रहता है और ECG रिकॉर्डिंग भी होती रहती है, क्योंकि होल्टर ECG का मेनली पर्पज़ यही रहता है कि जो हार्ट की रिदम्स होगा उसको रियल टाइम कंडीशंस में ऑब्जर्व करना रहता है। तो क्योंकि कुछ एरिथ्रम्स जो एरिथीमियाज की वाले जो पर्टिकुलर सिचुएशंस होंगी उनको भी उसमें हम देख सकते हैं, ठीक है, कि हार्ट रेट जो चेंजेज हो रहे हैं या जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटी चेंजेज हैं, हार्ट रेट या जो ऑटोनॉमिक टोन्स होती हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें स्ट्रेस इसके दौरान, वहाँ पे एक्टिविटी के दौरान या फिर स्लीपिंग के कंडीशन में, तो अलग अलग सिचुएशन में वहाँ पे ये क्या करेगा, कार्डियक रिदम्स को रिकॉर्ड करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है जब द मशीन कंटिन्यूसली रिकॉर्ड द ECG, तो पोर्टेबल रिकॉर्डर वहाँ पे मॉनिटरिंग पीरियड के दौरान वहाँ क्या करेगा, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता रहता है। तो ये 48 आवर के लिए या फिर 24 आवर के लिए वहाँ पे रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे इसका मेजर एडवांटेज यही है कि जो एरिथ्मियाज रहेगी, एरिथ्मियाज इंटरमिटेंट हो सकती है वहाँ पे, मतलब जो नॉर्मल रिदम्स होगी कुछ समय बाद वहाँ पे अब नॉर्मल रिदम्स में फिर नॉर्मल रिदम्स, तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ पे रूटीन ECG में अब नॉर्मल इस वहाँ पे नहीं आएगा, वहाँ पे नॉर्मल ECG आ सकती है, लेकिन होल्टर ECG में सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो वहाँ पे जो नॉर्मल एपिसोड हैं, अब नॉर्मल एपिसोड होंगे, दोनों वहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे। तो वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से उसका असेसमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे कंटिन्यूसली उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसके बात करते हैं यूजेज की, क्या क्या यूजेज रहते हैं। तो मेनली पर्पज़ इसका मैंने बताया क्या रहेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे जो हार्ट की एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रिकॉर्ड करना, एपिसोडिक एबनॉर्मल एक्टिविटी कह सकते हैं, उनको रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो सबसे पहले यूज टू डिटेक्ट इंटरमिनेंट एरिथ्मिया, तो इंटरमिनेंट एरिथ्मिया का मतलब होता है एक ऐसी एबनॉर्मल हार्ट रिदम जो कि कंटिन्यूसली प्रेजेंट नहीं रहती है, बल्कि कुछ टाइम के लिए आएगी, फिर से नॉर्मल रिदम्स वापस आ जाती हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम रूटीन ECG करते हैं तो हो सकता है जब हम रूटीन ECG कर रहे हों उस समय रिदम्स नॉर्मल हो और वहाँ पे जो ECG होगी वो नॉर्मल शो होगी, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे होल्टर ECG की जाती है, क्योंकि होल्टर ECG क्या करता है, वो जो रिकॉर्डिंग होगी वो एक कह सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे रिकॉर्ड करता है। तो वहाँ पे मॉनिटरिंग जब पूरी पीरियड में वहाँ पे होने वाली जो रिदम्स चेंजेज होंगी उनको कैप्चर कर सकेगा और वहाँ पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो सकेंगी, ठीक है। तो इस कारण से वहाँ पे इनको किया जाता है। सेकंड है टू इवेलुएट पल्पिटेशंस, तो पल्पिटेशंस का मतलब होता है पेशेंट को हार्ट बीट की यूजुअल जो अवेयरनेस होती है उसको करना, ठीक है। तो पेशेंट सारी चीज़ें वहाँ पे इवेलुएट कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट कह सकता है कि वहाँ पे हार्ट रेट होती, हार्ट बीट होती बहुत फास्ट हो रही है, या हार्ट स्किप कर रहा है, या फिर हार्ट बीट इरेगुलर लग रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो मेनली प्रॉब्लम यही रहती है कि जो पैल्पिटेशन है वो एक एपिसोडिक रहता है, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट जो रहेगा वहाँ पे पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचता है तब तक हार्ट बीट वहाँ पे नॉर्मल हो जाएगी। तो इसीलिए वहाँ पे जो नॉर्मल ECG होगी, मैंने बताया जो स्टैंडर्ड ECG रहता है वहाँ पे वो सारी चीज़ें पता नहीं चलती हैं। अगर होल्टर ECG का हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे पल्पिटेशन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मॉनिटर की जाएगी, जिसमें जो वहाँ पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी,
ठीक है। तो वहाँ पे क्लिनिकल सिम्टम्स को वहाँ पे रिकॉर्ड रिदम से कोरिलेट कर सकते हैं। इससे वहाँ पे कह सकते हैं आसानी रहेगी कि जो सिम्टम्स हैं कुछ टाइम के लिए वहाँ पे सिग्निफिकेंट जो रिदम से एबनॉर्मेलिटी होंगी वो भी वहाँ पे पता चल जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा टू इन्वेस्टिगेट अनएक्सप्लेन्ड डिजीनेस आर फेनेटिंग सिनकोप जिसको कहते हैं। तो डिजीनेस में पेशेंट जो रहेगा वो लाइट हेडनेस या फिर कह सकते हैं अनस्टेबल जैसी फीलिंग वहाँ पे हो सकती है। सिनकोप में वहाँ पे टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। यहाँ पे मान लीजिए पेशेंट कह सकते हैं पेशेंट को बेहोशी की कंडीशन होती है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा वहाँ पे कारण क्या रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांजिशेंट ब्लड फ्लो होता है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो कुछ केसेस में क्या रहेगा, इसका कारण क्या रहेगा, कार्डियक रिदम्स एबनॉर्मेलिटी होती हैं। क्योंकि एबनॉर्मल रिदम्स होगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट टेम्परेरी वहाँ पे डिक्रीज कर जाता है। अब वहाँ पे जब डिक्रीज कर जाएगा तो वहाँ पे जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो होगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा, ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ब्लड फ्लो नहीं होगा ब्रेन में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट रिड्यूस होगा और वहाँ पे डिजीनेस या फिर सिनकोप जैसी कंडीशंस डेवलप होती हैं। लेकिन अगर अब नॉर्मल रिदम्स केवल कभी कभी आती है तो क्या होगा, वहाँ पे रूटीन ईसीजी वहाँ पे नॉर्मल हो सकता है। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, होल्टर ईसीजी यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रिकॉर्ड करती है और वहाँ पे रिदम्स या डिस्टर्बेंस हुआ है या नहीं हुआ वो सारी चीज़ें वहाँ पे पता चल जाता है। ठीक है। कि पेशेंट को कब वहाँ पे अनकॉन्शियस हुआ है पेशेंट। ठीक है। कि जिस समय वहाँ पे सिम्टम्स हुआ है उस समय वहाँ पे हार्ट रिदम्स कैसी थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पता चल जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द कार्डियक ट्रीटमेंट। तो होल्टर ईसीजी मेनली ट्रीटमेंट के बाद क्या होगा, वहाँ पे कार्डियक रिदम्स जो रिस्पांस होगा वो भी एसेस करने में यूज़फुल हो सकता है। अगर पेशेंट को वहाँ पे एरिथीमिया के लिए ट्रीटमेंट दिया गया है तो प्रोलॉन्ग्ड ईसीजी मॉनिटरिंग से उसको देखा जा सकता है कि एबनॉर्मल रिदम्स है उसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं। ठीक है। कि जो ट्रीटमेंट से पहले एरिथीमिया की फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन को एसेस करेंगे, फिर ट्रीटमेंट करने के बाद वहाँ पे होल्टर मॉनिटरिंग करेंगे, होल्टर ईसीजी करेंगे, तो ट्रीटमेंट के बाद वहाँ पे रिदम्स का असेसमेंट करेंगे। तो इससे जो वहाँ पे एग्जामिनर रहता है उसको ये देखने में हेल्प मिल सकती है कि वहाँ पे जो एरिथ्रीमिया है, एरिथ्रीमिया का जो एपिसोड्स है वो कम हुआ है या नहीं हुआ है, एबनॉर्मल बीट्स वहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है या नहीं हुई। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिदम्स कंट्रोल है पहले से बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे एसेस कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। अब इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस हार्ट मॉनिटरिंग। तो होल्टर ईसीजी का सबसे अगर मेजर एडवांटेज देखा जाए तो यही रहता है कि वहाँ पे जो ये क्या करता है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मेजर करता है। मेनली रूटीन ईसीजी क्या होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिकॉर्ड करती है, जबकि ये क्या करता है 48 से लेके कह सकते हैं 24 से 48 आवर या फिर इससे भी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे मॉनिटर कर सकता है हार्ट को। तो इसी कारण से ये लॉन्ग ड्यूरेशन जो मॉनिटर करता है तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन होगा एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। तो अगर वहाँ पे कोई इंटरमिनेंट इवेंट्स होगा तो वो भी वहाँ पे कैप्चर हो जाएगा और वहाँ पे उसको एसेस करने में आसानी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटीज़ दैट मे नॉट अकर्स ड्यूरिंग अ रूटीन ईसीजी। तो वही मैंने बताया सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, क्योंकि ये डायरेक्टली होल्टर की लॉन्ग मॉनिटरिंग ड्यूरेशन के लिए रिकॉर्ड करता है। तो मान लिया कोई पेशेंट है जिसको एरिथ्रीमिया है, केवल वहाँ पे मैंने बताया कि एक टाइम ड्यूरेशन के दौरान वहाँ पे होता है, तो क्या होगा अगर उस टाइम ड्यूरेशन में हम रूटीन ईसीजी नहीं कर रहे हैं तो ईसीजी नॉर्मल आएगी। लेकिन जो हम होल्टर ईसीजी करेंगे, ठीक है, ये क्या रहता है एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, तो वहाँ पे चाहे वो नाइट पीरियड हो या डे पीरियड हो वो दोनों को कवर कर सकता है। ठीक है। तो वहाँ पे जितने टाइम जो टाइम ड्यूरेशन होगा, जिस टाइम ड्यूरेशन के दौरान वहाँ पे अबनॉर्मल एपिसोड होगा तो वो भी मॉनिटर हो जाएगा, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। और उसको बाद में वहाँ पे एग्जामिनर उसका असेसमेंट करके वहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकता है। ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है। तो एडवांटेज। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इवेंट रिकॉर्डर ईसीजी के बारे में। इवेंट रिकॉर्डर ईसीजी का मतलब क्या होता है।
तो ये भी एक पीरियड कह सकते हैं पोर्टेबल कार्डियक मॉनिटरिंग डिवाइस होगी, जिसका पर्पज़ क्या रहेगा, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगा उसको उस समय रिकॉर्ड करना जब पेशेंट को कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स या कार्डियक इवेंट्स फील हो रहा हो। ठीक है, तो ये थोड़ा होल्टर ईसीजी के जैसा ही, लेकिन थोड़ा उससे डिफरेंट होता है। बेसिक डिफरेंस यही है दोनों में। होल्टर ईसीजी क्या करता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक वहाँ पे कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता है, लेकिन इवेंट रिकॉर्डर क्या करेगा, प्राइमरी सिम्टोमेटिक या जो इवेंट पीरियड होगा उस दौरान वहाँ पे ईसीजी रिकॉर्डिंग को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो बस दोनों में डिफरेंस यही है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, कंटिन्यूसली वो मॉनिटर करता है, लेकिन इवेंट रिकॉर्डर क्या करता है, वहाँ पे इवेंट बेस्ड कह सकते हैं मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कैसा रहेगा, इवेंट रिकॉर्डर ईसीजी पोर्टेबल डिवाइस। ये कैसी रहेगी, ये पोर्टेबल डिवाइस रहती है। पोर्टेबल डिवाइस का मैंने बताया भी, क्या रहता है, मोबाइल रहेगी, पेशेंट इसके अपने साथ इसको कैरी करके वहाँ पे डेली रूटीन एक्टिविटी भी कर सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यही है कि पेशेंट को हर बार हॉस्पिटल या फिर ईसीजी लेबोरेटरी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो उसे जब भी सिम्टम्स फील हो वो डिवाइस को क्लिनिकल रिक्वायरमेंट के अनुसार वहाँ पे पेशेंट को दे देते हैं, और उसे वहाँ पे बताया जाता है कि सिम्टम्स आने पे उसे कैसे एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड द ईसीजी ओनली व्हेन द पेशेंट एक्सपीरियंस सिम्टम्स एंड एक्टिविटीज द रिकॉर्डर। तो यहाँ पे जो पेशेंट रहेगा वो क्या करता है, यहाँ पे जो इवेंट रिकॉर्डर होगा मेनली हर समय कंटिन्यूसली ईसीजी को रिकॉर्ड नहीं करता है। ये क्या करेगा, जब वो इवेंट का टाइम होगा उसी समय वहाँ पे उस समय के रिकॉर्डिंग को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो इस डिवाइस का मेनली फोकस क्या रहता है, जब भी कोई एबनॉर्मल सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर हो उसी समय हार्ट की रिदम्स को वो रिकॉर्ड कर सके। ठीक है, तो पेशेंट को कोई वहाँ पे रिलेवेंट सिम्टम्स जब फील हो सकता है, जैसे कि पल्पिटेशन, ठीक है, या फिर डिजीनेस हो गया, या नियर सिंकोप की कंडीशन है, सिंकोप हो गया, कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड एपिसोडिक या रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट होगा। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो सिम्टम्स होगा वो ईसीजी रिदम्स को कोरिलेट करना है। ठीक है, मान लिया कोई पेशेंट है, उसको अचानक वहाँ पे हार्ट रेट बहुत तेज़ हो गई है। ठीक है, तो पेशेंट क्या करेगा, वो सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, और रिकॉर्डर को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो अब जब रिकॉर्डर को एक्टिवेट करेगा तो ईसीजी इवेंट वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बाद में वो जो वहाँ पे एग्जामिनर है वो क्या कर सकता है, उसको देख सकता है कि एपिसोड के दौरान वहाँ पे रिदम्स कैसी थी और कौन सी एबनॉर्मलिटी थी। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट का क्या सिम्टम्स जब भी उसको फील होगा तब भी वो डिवाइस को मैनुअली एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि पेशेंट उसको वहाँ पे तभी रिकॉर्ड होगी जिस समय पेशेंट को वहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप होगी। तो पेशेंट उस समय क्या करेगा, उसको एक्टिवेट कर देगा और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में, कैसे इसको करते हैं। ठीक है, द पेशेंट वेयर्स द डिवाइसेस फॉर सेवरल डेज और वीक्स। तो यहाँ पे जो पेशेंट रहेगा, पेशेंट को क्योंकि एक स्मॉल पोर्टेबल इवेंट रिकॉर्डर है तो उसे अपने साथ कई दिन तक कह सकते हैं या कई वीक तक उसको क्या कर सकता है, अपने साथ रख सकता है। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग मॉनिटरिंग पीरियड इसलिए यूज़फुल है क्योंकि कार्डियक सिम्टम्स कभी कभी अगर अपीयर्स हो रहे हैं, मान लिया किसी को पल्पिटेशन 10 से 15 दिन बाद वहाँ पे आ रहा है, एक बार होता है, तो अगर केवल वहाँ पे 10 मिनट रूटीन ईसीजी करेंगे तो उसे वहाँ पे एपिसोड को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो पेशेंट के पास इवेंट रिकॉर्डर है तो वो अपने साथ रख रहा है, तो जब भी उसके वहाँ पे सिम्टम्स आएंगी तब भी वो क्या करेगा, ईसीजी को रिकॉर्डर को एक्टिवेट कर देगा और वहाँ पे उसको रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, तो जो इनफ्रीक्वेंट सिम्टम्स होते हैं उनको लॉन्ग मॉनिटरिंग पीरियड में वहाँ पे सिम्टम्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इवेंट रिकॉर्डर का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसको हम अपने साथ कई वीक तक या कई दिन तक हम कैरी कर सकते हैं, और जब भी वहाँ पे कोई एपिसोडिक या फिर कोई एबनॉर्मलिटी होगी, ठीक है, उस समय उसको हम एक्टिवेट करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वही व्हेन द सिम्टम्स अकर्स द पेशेंट प्रेस द रिकॉर्डिंग बटन। तो जब क्या होगा, जब भी वहाँ पे पेशेंट को
वो रिलीवेंट सिम्टम्स फील होता है, जैसे कि पल्पिटेशन, डिजीनेस या फिर जो भी इरेगुलर हार्ट बीट हो गया, कभी कभी सिंकोप की कंडीशन हो गई या रैपिड हार्ट बीट हो गई, तो पेशेंट अपने साथ डिवाइस को साथ में रखेगा और जब भी उसको ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो रिकॉर्डिंग बटन को प्रेस कर देगा और वहाँ पे वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होने लगेंगी। ठीक है, क्योंकि सिम्टम्स स्टार्ट ही होते ही वहाँ पे पेशेंट क्या करेगा, इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए बटन को प्रेस करेगा, ईसीजी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ पे डाटा स्टोर हो जाता है। बाद में क्या करेगा, वहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होगा वो उसको बाद में एनालाइज कर सकता है और वहाँ पे उसको कह सकते हैं यूज कर सकता है। ठीक है, अब हम इसके बात करते हैं यूजेज की, क्या क्या यूजेज होते हैं। तो टू डायग्नोस इनफ्रीक्वेंट एरिथ्रीमिया, तो सबसे इनफ्रीक्वेंट एरिथ्रीमिया को ये क्या करेगा, डायग्नोस कर सकता है। इनफ्रीक्वेंट एरिथ्रीमिया क्या होती है, तो ये एक ऐसी एबनॉर्मल रिदम्स है जो कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी की होती है और कभी कभी या कई दिनों के इंटरवल के बाद होती है। ठीक है, तो रूटीन ईसीजी में वो हम इसको नहीं देख सकते। होल्टर ईसीजी में भी क्या करेंगे, एक लिमिटेड पीरियड के लिए मॉनिटर करते हैं, 24 आवर 48 आवर के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा तो 72 आवर के लिए उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी ये सारी एबनॉर्मलिटीज़ मिस हो जाएंगी, क्योंकि मान लिया 4 से 5 दिन के बाद वहाँ पे वो एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप होती है तो उसमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे तो एबनॉर्मलिटी मिस हो सकती है। तो इवेंट रिकॉर्डर में क्या होता है, उसको कई दिन तक, कई हम वीक तक अपने पास रख सकते हैं। तो वहाँ पे वो उसको क्या होगा, बाकी नॉर्मल एक्टिविटी वो करता रहेगा पेशेंट। जब भी वहाँ पे एरिथ्रीमिया रिलेटेड कोई सिम्टम्स आएंगे वो रिकॉर्डर को एक्टिवेट कर देगा और वहाँ पे वो मोमेंट्स जो होगा वो कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें यूज़फुल है। नेक्स्ट है टू इवेलुएट अकेशनल पाल्पिटेशन। तो अकेशनल पाल्पिटेशन का मतलब होता है पेशेंट को जब भी एबनॉर्मल वहाँ पे हार्ट बीट फील होगी। ठीक है, तो क्या होगा, मान लिया वहाँ पे किसी को अचानक वहाँ पे हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो डेली नहीं होगी। तो वीक में अगर एक बार हो रही है तो रूटीन ईसीजी या फिर जो होल्टर ईसीजी होगी उसमें वो नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये यूजफुल रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके यूजेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके क्लास, तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आप कह सकते हैं आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं ये और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। आप टेलीमेडिसिन कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कारपोरेट मेडिकल स्टोर में, वहाँ से कारपोरेट मेडिकल स्टोर से कह सकते हैं इसके इक्वल या उससे बेहतर बना सकते हैं और एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और हाँ, इसके अलावा इसमें आपको जो डॉक्टर्स होंगे, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रहते हैं वो आपको ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं आपसे। और जब वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको पेशेंट से रिलेटेड या फिर कोई डायग्नोसिस से रिलेटेड उनसे आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और उनसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कंप्लीट फ़ीस की बात की जाए तो इसकी कंप्लीट फ़ीस होती है 25,000 होती है। तो आप 25,000 पे करके इसके बारे में इस कोर्स को कर सकते हैं। मोस्टली 1 ईयर का कोर्स रहता है। ठीक है, तो अगर आप ये कोर्स करने की इच्छुक हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल जानकारी वहाँ पे ले सकते हैं। ओके क्लास, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके यूजेज क्या क्या रहते हैं और इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम टेलीमेट्री ईसीजी क्या होती है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास, चलिए ठीक है, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।